हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और क्यों ना अच्छी चलनी भी चाहिए। चूँकि इसका कोई विकल्प है नहीं। सो लेट अस गो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ पैटर्न पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से एराइज किए जाते हैं मैक्सिमम। तो वो मैं इस वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि आज चूँकि हम लोग एनसीईआरटी के एंसेंट इंडिया और मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करेंगे, कैसे कैसे किस टॉपिक को करके फिर आपको स्टडी करना है, एक क्रमबद्ध रूप में कैसे इसको स्टडी को करना है ताकि आपको स्पष्टता नज़र आए। इनफैक्ट कई ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो पढ़ तो लेते हैं 6 से 12, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि 6 से 7 8 9 10 किसको मर्ज करके कौन से टॉपिक को हमें कैसे लिंक करके पढ़ना है। और फिर वो आप कहीं ना कहीं पढ़ते तो चले जाते हैं बट उसका आउटपुट नहीं मिलता है। मैंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी वीडियोस बनाया जाए जो कि बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक हो। ऐसा होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, खासकर मुखर्जी नगर में, तो यहाँ पे इस तरह के शेड्यूल दिए नहीं जाते हैं। पता नहीं यहाँ के टीचर्स शायद व्यापार कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से शेड्यूल बहुत कम ही संस्था दे पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के एनालाइज करके इस तरह के टॉपिक को ज़रूर कुछ छात्रों तक भेजा जाए ताकि उसको समझ में आए कि मुझे कैसे इंटीग्रेट करके अपने तैयारी को एक अच्छा दिशा देना है। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। और आप ज़रूर एनसीईआरटी बुक्स को आप अभी तक आपने अगर नहीं लिया है तो इनफैक्ट आप ले लीजिए। जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही बनते हैं। और कहा जाता है कि करेंट और स्टैटिक्स इज इक्वल टू रिजल्ट। तो आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। और करेंट की बात रही तो करेंट आप न्यूज़ से या फिर कोई मैगज़ीन यदि फॉलो कर रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट का अगर उससे रिलेटेड कोई करेंट इवेंट्स चल रहा है तो आप उस सब्जेक्ट में अपडेट करें। ऐसे कोई करेंट अफेयर्स की कोई अलग जो है वो इशूज़ है नहीं, बट वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विषयवद में वो विद्यमान है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करना है। जैसे आपने इकोनॉमी किया तो इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट यदि क्लियर है, पूरा फंडामेंटल उसका क्लियर है, मीन्स अगर उससे कोई अपडेट आ रहा है जैसे बैंकिंग को लेके या फिर बीओपी को लेके, तो आप वहाँ पे इकोनॉमी में उसको अपडेट करें, ना कि आप ये सोचें कि मुझे अलग से करेंट पढ़ना है। तो ऐसे ही आप जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड अगर आ रहा है तो इनफैक्ट आपको वहाँ पे उसका अपडेट कर लेना है। तो एक तो डेली मैगज़ीन, डेली न्यूज़पेपर कर सकते हैं, या फिर मंथली वाइज जो मैगज़ीन है वो डेली बेस पे आपको देखते रहना है। ये एक प्रिपरेशन की अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि हमें करेंट को और स्टैटिक पोर्शन को लेके चलना है। डेट विल बी डिसाइड टू अ गुड रिजल्ट। हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को हमें कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया है, आप इसको देखें। एनसीईआरटी, और यहाँ आप देखें क्या पढ़े, कैसे पढ़े, और तीसरी बात यह है कि किस चैप्टर को पढ़े, कैसे मर्ज करके पढ़ना है। क्योंकि कई छात्रों को ये दुविधा होती है कि मुझे 6 में तो मैंने पढ़ लिया, 7 में भी पढ़ लिया, कैसे मर्ज करूं। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज इस वीडियोज़ के सेशन में पूरे क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन कौन से एनसीईआरटी कैसे पढ़ने हैं। यदि आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी आज ही खरीदें और इसको मर्ज करके इस तरह के आप भी जो है फ्लो चार्ट बना लें, ताकि आपको रिवीजन करने में और उसको इंटीग्रेट करने में कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प मिले। तब जाके आप समझ पाएंगे कि वो कैसे उनकी जो पूछने की जो प्रश्न पूछने की जो एबिलिटी है वो कैसे वो लोग एफिशिएंस कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग समझेंगे कि एनसीईआरटी में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी आप एंसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे आप ऊपर में हेडिंग देखेंगे एंसेंट इंडिया प्राचीन भारत, क्लास 6 क्लास, आप आवर पास्ट, यानी कि क्लास 6 का जो बुक आती है आवर पास्ट 1, उसको लेना है। और क्लास 12 का पार्ट 1 आप ध्यानपूर्वक इसको देखें और इस
टॉपिक को समझें कि एनसीईआरटी में यदि आपको एंसेंट इंडिया पढ़ना है तो कौन कौन से पार्ट को मर्ज करके पढ़ना है, सो डैट्स क्लास 6 क्लास की और क्लास 12th की पार्ट 1 इन टॉपिक्स को मर्ज करके पढ़ना है। और आपको किस टॉपिक में कैसे कैसे मर्ज करना है मैंने वो सब यहाँ पे बनाया हुआ है। इनफैक्ट आप इसको पूरा देखें और ज़रूर आप इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने टॉपिक लिखा है, कई स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है क्या होता है एंसेंट इंडियन में टॉपिक्स, तो उनको ये भी नहीं पता चलता है कि मुझे कैसे मर्ज करना है, कैसे इंटीग्रेट करके एक अच्छे स्टडी को कहीं ना कहीं करना होता है। तो वो मैंने सारे यहाँ दुविधा क्लियर कर दिया है। सो आप इस वीडियोज़ में बने रहे और देखते रहे, और यदि वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हो सकता है कि मैं आपको पहुंचाऊं अपनी बातें, फिर आपके वजह से किसी और का भी जो है वो भला हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आइए हम शुरू करते हैं सेशन को। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं भारत एक परिचय प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, राइट। तो भारत के परिचय के संदर्भ में जो भी प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं वो हमें किस किस टॉपिक को मर्ज करके पढ़ना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दिखाया है 2 डायग्राम से, राइट। क्लास 6 का 1 चैप्टर, पहला चैप्टर क्या कब कहाँ और कैसे, इसको पढ़ना है। और इसको तुरंत पढ़ने के साथ ही आपको आ जाना है क्लास 12th में दूसरे और तीसरे चैप्टर को पढ़ना है। यू गॉट माई पॉइंट। क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ना है और क्लास 12th का दूसरा और तीसरा चैप्टर इसके साथ ही पढ़ना है। मीन्स आप इन 3 टॉपिक्स को यदि पढ़ते हैं तो ये वाला टॉपिक्स जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि हमें प्राग ऐतिहासिक काल को कैसे प्रिपेयर करना है। तो केवल 6 क्लास का आप यहाँ पे जो चैप्टर दिया हुआ है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, आप उसको सिर्फ पढ़ेंगे तो यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा, राइट। ये मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, जो राम शरण शर्मा की एनसीईआरटी आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट उनकी जो बुक आती है आप उसको भी देख सकते हैं, भारत का प्राचीन इतिहास एक अलग आता है बुक, उसको भी आप, बट मुझे लगता है कि यहाँ से बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट। हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ना है तो क्लास 6 का तीसरा चैप्टर आरंभिक नगर, और क्लास 12th का आपको देख लेना है पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थिया। आपको इसको रिलेट करके इन दोनों को पढ़ना है, तब जाके आपको हड़प्पा सभ्यता समझ में आएगा। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इनफैक्ट क्वेश्चन का जो पूछने का ट्रेंड है ना वो कैसे एनसीईआरटी से लिया गया है, राइट। वैसे ही वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में देखेंगे कि वैदिक काल में क्लास 6 का 4, 5, 6 चैप्टर पढ़ना है आपको। मैंने चैप्टर का यहाँ नाम भी लिख दिया है, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर क्लास 12th का आपको तीसरा चैप्टर बंधुत्व, जाति एवं वर्ग, और चौथा विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने से क्या होगा मर्ज करके कि आपके ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी आप पढ़े तो इंटीग्रेटेड आपको स्टडी करनी ही चाहिए। इंडिविजुअल अगर आप कर रहे हैं कि मैं 6 का पढ़ रहा हूँ या फिर मैंने ये पढ़ लिया फिर 7th का पढ़ लिया, तो वो कहीं ना कहीं आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे महाप्रसार काल में हमें क्या करना है, तो केवल 6 क्लास का यदि आप पढ़ लिए क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, तो इस टॉपिक से ये क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा आपको कोई जो है वो ऑथेंटिक्स बुक्स या फिर मैं बात करूँ कोई बड़ा पब्लिकेशन उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राइट। यहाँ महाजनपद काल में भी देख सकते हैं क्लास 6 का आप देख सकते हैं 5 चैप्टर, और क्लास 12th का आपको दूसरा चैप्टर मर्ज करके पढ़ना है। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है मर्ज करके, राइट। देखिए जब भी कमीशन प्रश्नों को जब वो इस पे विचार विमर्श होता है तो उस पे ऑथेंटिक सोर्स लिया जाता है, राइट। उसमें देखा जाता है कि कौन सी किसकी जो है परिपक्वता अच्छी है, किसकी गुणवत्ता अच्छी है किस किताब की, उससे लिया जाता है, न कि किसी गाइड से, किसी पब्लिकेशन से।
तो एनसीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी तो बहुत ही औपचारिक बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, तो आपको इस पे विश्वास करना होगा। ऐसे ही टॉपर्स नहीं बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है या फिर पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल आपको निश्चित रूप से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं। बट आपको स्टैटिक्स के लिए, बेसिक्स के लिए अगर आपको स्कोर इंक्रीज़ करना है तो आपको फिर यहाँ से गुजरना ही होगा। यदि आपने अभी तक आपने यदि शुरू नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको शुरू कर दें, राइट। तो ये बातें समझ में आ गई। दूसरा, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे लिखा है। जैसे आपको बौद्ध एवं जैन धर्म पढ़ना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिखा है क्लास 6 का 6 और 9 चैप्टर, नए प्रश्न पर विचार, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। और क्लास 12 का आपको पढ़ना है विचार, विश्वास और इमारतें। मौर्य साम्राज्य में आपको क्या पढ़ना है, क्लास 6 का 7 चैप्टर, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। दूसरा आपको 12th का इसी के साथ मर्ज करके पढ़ना है, दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर। वैसे ही संगम युग है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल है, स्थापत्य व चित्रकला, राइट। हालांकि मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा आर्ट एंड कल्चर के लिए। आपको जैसे बेसिक तो पढ़ना ही है, इसके साथ साथ आप नितिन सिंघानिया को भी प्रेफरेंस में ले सकते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं आप उस पर बात करूंगा, बट यहाँ से आपको इन सारे टॉपिक्स को ऐसे ही क्लियर करने हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ जैसे स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो क्लास 6 का आपको पढ़ना है इमारतें, चित्र तथा किताबें, राइट। और क्लास 12th का इसी के साथ मर्ज करके, यानी कि इन टॉपिक्स को पढ़ के इसके बाद से ही इस पे आना है आपको विचारक, विश्वास और इमारतें, राइट। तो ये जो आपका जो 12 टॉपिक है वो एंसेंट इंडिया का है, राइट। तो एंसेंट इंडिया में कैसे पढ़ना है आपको, तो क्लास 6 का यहाँ एक बार और समझ लीजिए आप, क्लास 6 का इतिहास का बुक और दूसरा क्लास 12th का पार्ट 1, राइट। ये इतिहास की बात हो रही है तो आपको इतिहास को ही लेना है, ये नहीं कि मैं दूसरा ले लिया, राइट। तो यहाँ से आप एंसेंट हिस्ट्री को आप क्लियर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के यहीं से आए हैं, इन दो टॉपिक से मर्ज करके, राइट। सो आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट सेगमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत की, राइट। तो क्लास 7th की बुक और दूसरा क्लास 12th की पार्ट 2, इसको मर्ज करके पढ़ना है। मैं फिर आपको एक बार अच्छे से मैं समझा देता हूँ, यू गॉट माई पॉइंट। आपको क्लास 7th की बुक आवर पास 2 और दूसरा क्लास 12th की पार्ट 2, इन दोनों को मर्ज करके पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि यस मध्यकालीन के जो भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हम यहाँ पे टॉपिक को पहले लिख लेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह से टॉपिक को लिख ले, राइट। और इस तरह से ज़रूर आप फॉर्मेटिंग कर ले वीडियोज़ को पोस्ट करके, और आप इसको समझे कि कैसे इसको पढ़ना है। क्योंकि ये नहीं, जब तक आप समझेंगे आप फिर कॉपी पे डिपेंड रहेंगे, अदर बहुत सारे सोर्सेज पे डिपेंड रहेंगे, तो उन सब दिक्कतों को उस तरह के इंटरप्रेट आपके स्ट्रेटजी को लेकर ना आए, आपके स्टडी में ना आए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत, हमें जैसे स्रोत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो स्रोत से आपको क्या पढ़ना है क्लास 7th का, आप यहाँ देखिए 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, राइट। दूसरा इसी के साथ ये आपने ये पहला टॉपिक पढ़ लिया। दूसरा इसके बाद इसको पढ़े क्लास 12th पार्ट 2 की 5 चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए, और दूसरा 9 शासक और यहाँ पे देख सकते हैं इतिवृत्त, राइट। तो इसको मर्ज करके पढ़ेंगे तो डैट मीन्स ये आपका जो टॉपिक है मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत यहाँ से क्लियर हो जाएगा, राइट। दूसरा पूर्व मध्यकाल को पढ़ना है तो यहाँ देख सकते हैं क्लास 7th वर्ल्ड 7th का दूसरा और छठा चैप्टर, नए राजा और उनके राज्य, दूसरा नगर, व्यापारी और शिल्पजन। तो यहाँ से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा दिल्ली सल्तनत की बात करें तो क्लास 7th की दिल्ली के सुल्तान और क्लास 12th की आप देख सकते हैं यात्रियों के नज़रिए, इन दोनों को यानी कि इसके बाद इसको पढ़ना है, इसको मर्ज करके पढ़ें।
ऐसे ही भक्ति एवं सूफी आंदोलन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप यहाँ देखें कि बहुत सारे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको देखना होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे मर्ज करके हमें पढ़ना है, राइट। तो सूफी आंदोलन को लेकर, भक्ति आंदोलन को लेकर आपको क्लास 7th की 8-9 चैप्टर को पढ़ना है। ईश्वर से अनुराग, दूसरा क्षत्रिय संस्कृतियों का निर्माण, और इसी के साथ मर्ज करके पढ़ना है क्लास 12th पार्ट 2 का 6 भक्ति सूफी परंपरा, राइट। तो यहाँ से भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार रिवीजन करें, बार बार इसके शब्दावली को समझें, बार बार इसके क्वेश्चंस को करें, और PYQ ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि वहाँ जो शब्दावली लिए जा रहे हैं वो कहाँ से लिए जा रहे हैं। UPSC की कठिन शब्दावली इसलिए होती है ताकि हम वहाँ तक अपने अप्रोच को डेवलप नहीं कर पाते हैं। आप जब तक अपना स्किल और जब तक आप उन सब बेसिक्स चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, NCERT की बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, वो शब्दावली आपको हमेशा पैनिक करेगी, राइट। तो उस दशा को समझना होगा, उनकी मानसिकता को समझना होगा, फिर आप क्वेश्चंस को करेंगे। मुग़ल एम्पायर की बात करें, मुग़ल साम्राज्य की, तो आपको मुग़ल साम्राज्य कहाँ पढ़ना है? क्लास 7th फॉर मुग़ल साम्राज्य, और क्लास 12th का 8 और 9 चैप्टर किसान, जमींदार और राज्य, राइट, शासक और इतिवृत्त। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको इसी में मध्यकालीन में ही क्षेत्रीय राज्य, विजयनगर साम्राज्य, गोंड एवं अहोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विजयनगर साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स को मर्ज करके लिखा है। क्लास 7th का आपको नगर व्यापारी, यहाँ देख सकते हैं, सॉरी, क्लास 7th का नगर व्यापारी एवं शिल्पजन, जनजातियाँ, खनाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ये आपको क्लास 7 से पढ़ लेना है। दूसरा क्लास 12th का 7 चैप्टर ही पढ़ना है आपको, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इन टॉपिक्स को आपको ये, और जो अभी इसके पहले मैंने बताया भक्ति एवं सूफी आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों पर ज़रूर आप फोकस करें और इसको मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करें, राइट। दूसरी बात, नेक्स्ट आपका टॉपिक ये है मध्यकालीन स्थापत्य कला एवं भाषा साहित्य। भाषा साहित्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSC में, चाहे PCS की एग्ज़ाम हो, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं। तो आप यहाँ से इसको ज़रूर क्लियर करेंगे। क्लास 7th का 5, 6, 9 शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पजन, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्लास 12th का पढ़ना है आपको, 9th का शासक और इतिवृत्त, राइट। तो यहाँ से आपको ये साहित्य वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। वैसे ही मुग़ल साम्राज्य का पतन एवं उत्तर मुग़ल, तो आपको केवल 7th का आपको ये 2 चैप्टर पढ़ना है, राइट। तो ये होलिस्टिक आपका मध्यकालीन भारत का रहा, राइट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मध्यकालीन भारत में NCERT की बात हो रही है, आपको पढ़ना है क्लास 7th का आवर पास 2 और क्लास 12th का पार्ट 2, राइट। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना ही होगा। और अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत की, मॉडर्न हिस्ट्री की, NCERT की। आपके माइंड में ये प्रश्न चल रहा होगा कि क्या हम स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े, राजीव अय्यर सर की बुक? बिल्कुल पढ़ेंगे आप। मैं एक बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं और अदर पब्लिकेशंस के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। नो डाउट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। स्पेक्ट्रम की बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कंपाइलेशन, बट आपको 1-2 रीड यहाँ करना होगा। स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको 1-2 बार यहाँ रीड करके और फिर आप स्पेक्ट्रम को प्रेफरेंस में ले सकते हैं। बट एंसेंट और मिडाइवल के लिए NCERT इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इंटीग्रेट करना है। क्लास 8वीं का जो हमारे अतीत और पास्ट 3 दिया हुआ है, क्लास 12th पार्ट 3, इन दोनों को मर्ज करके पढ़ना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत, राइट। इसमें आपको क्या पढ़ना है? क्लास 8 का कैसे, कब और कहाँ, क्लास 12th का उपनिवेशवाद और देहात। तो इन दोनों टॉपिक को मर्ज करके पढ़ना है। क्लास 8 का पढ़ने के बाद जस्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे इस टॉपिक पे। वैसे ही भारत में यूरोपीय आगमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस सेक्शन से ज़रूर यहाँ से आप कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा है ब्रिटिश आर्थिक नीति एवं उसके प्रभाव, यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इनफैक्ट पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम यहाँ से, जैसे
यूरोपीय आगमन हुआ, ब्रिटिश आर्थिक नीति एवं इसके प्रभाव हुआ, या फिर ब्रिटिश प्रशासनिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक जो पॉलिसीज है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और थर्ड, भारतीय प्रतिक्रिया, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, राइट। तो इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर आप लिख लें, और इन सब टॉपिक्स को कैसे मर्ज करके पढ़ना है वो आपको ज़रूर ये पता होनी चाहिए। तो ये वीडियोस बनाने का मेरा जो मूल उद्देश्य यही था कि जो भी मेरे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं ज़रूर इन चीज़ों को समझें और इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करें, ताकि आपको समझ में आए कि सही स्ट्रेटजी और सही तरीके से पढ़ने पे ही हमारी समझ डेवलप होगी और फिर हम अच्छे स्कोर को अचीव कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय प्रतिक्रिया में क्लास 8 का 3, 4, 5 चैप्टर, और दूसरा आप यहाँ क्लास 12 का 10 और 11 चैप्टर, राइट। मैंने यहाँ चैप्टर का भी नाम मेंशन कर दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो सामाजिक सुधार आंदोलन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अभी 1-2 वर्षों में उसकी जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो कम हुए हैं, बट यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं। तो आपको यहाँ से जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन में केवल 8वीं क्लास की जब आप पढ़ेंगे महिलाएं, जाति एवं सुधार, इनफैक्ट बहुत अच्छा कंपाइलेशन दिया हुआ है, आप ज़रूर उसको पढ़ें और फिर उसका हो सके तो आप सिनॉप्सिस भी ज़रूर बना लें, राइट। राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीवादी आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से तो आपको समझिए कि 1-2 क्वेश्चंस हमें से पूछे ही जाते हैं, चाहे वो पीसीएस की एग्ज़ाम्स हो या फिर वो अदर जनरल कंपटीशन या फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम हो। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947, राइट। और नेक्स्ट बात करें सांप्रदायिकता एवं विभाजन का, तो आप यहाँ से इन टॉपिक्स को पढ़ के आप समझ सकते हैं। और संवैधानिक विकास जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में सारे जितने भी अधिनियम है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1947 तक आपको पढ़ना है, राइट। तो यहाँ से इन सब टॉपिक्स को ज़रूर आप देखेंगे, जो कि काफ़ी मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने इसके पहले रिसेंटली जो भी बताया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे आपको मर्ज करके पढ़ना है, और ये टीचर्स यहाँ पे नहीं बताते हैं, आपको खुद से एनालाइज करना होगा और फिर समझना होगा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट सिर्फ एक तरह से वो ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट मैं किसी स्पेशल संस्था की मैं बात नहीं करूँगा, बट स्टूडेंट होने के नाते ज़रूर आपको ये मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इन सब चीज़ों को समझें, इनके उद्देश्यों को समझें, और आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं फ्यूचर के लिए। तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी अपनी एफिशिएंसी डेवलप होनी चाहिए, आपका अपना स्किल काम करना चाहिए, और आपकी अपनी विचार विमर्श होने चाहिए कि मुझे कैसे इस अप्रोच को डेवलप करना है, फिर यूपीएससी के लिए क्या रिलेवेंट है मुझे वो करना है। तो इन सब चीज़ों पे आपकी फोकस होनी चाहिए कि आप कैसे इसको बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के इस कंपाइलेशन में आपने ये सीख लिया कि किस टॉपिक को कहाँ से कौन कौन से चैप्टर को कैसे मर्ज करके कैसे इंटीग्रेट करके हमें स्टडी करना है। फिर आप इसका चाहे तो सिनॉप्सिस बना सकते हैं, और या फिर आप ऐसे भी रिवीजन कर सकते हैं, और फिर आप पीवाईक्यू के साथ आप फिर देखेंगे कि आपकी जो बेसिक समझ है वो काफ़ी डेवलप होगी, और यहीं से आपकी स्कोर डेवलप होने वाली है, राइट। तो ये सेशन जो है वो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। चलिए हम इस सेशन को अब यहीं पे पड़ाव देते हैं, और यदि आपको वीडियोज अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, और अपने दोस्तों को भी आप बताएं कि जो भी जेन्युइन बातें हैं उन तक पहुँचे और वो इन सब चीज़ों पे काम करें, क्योंकि जब तक आप ये करेंगे नहीं तब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी, लेखन शैली डेवलप नहीं होगी, और शब्दों की जो एक विस्तार, एक क्रमबद्ध रूप दिया जाता है वो आप दे नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको एक निबंध ही लिखना है, तो निबंध के लिए कहीं ना कहीं आपकी जो मौलिक विचार है उसको उसमें परोसना होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप इसको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि
अच्छे से इस तरह के वीडियोस और मैं आपके समक्ष लाऊं, और नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे ज्योग्राफी को सेक्शन को लेकर, और फिर उसके नेक्स्ट में हम लोग ऐसे ही 2-3 3-4 वीडियोस में सारे कवर्स कर लेंगे कि कैसे मर्ज करके क्या पढ़ना है, राइट। सो दैट्स ऑल।